नमस्कार और हमारी इस विशेष गहन पड़ताल में स्वागत है। नमस्कार। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं, भारत के उस सुदूर अतीत की यात्रा पर, जब इतिहास लिखा तो नहीं गया था पर जिया जरूर जा रहा था। भारत के विशाल प्रागैतिहासिक काल पर कुछ रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, ये समझना कि उस अनजान युग में मानव जीवन कैसे पनपा, कैसे संघर्ष किया, सही, कौन सी अहम खोजी हुई जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, और ये सब जानना आज हमारे लिए जरूरी क्यों है। सोचना ही हैरत अंगेज है कि बिना किसी लिखित शब्द के हम अतीत की इतनी परतें कैसे खोल पाते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। बिल्कुल, ये वाकई कमाल की बात है कि कैसे पुरातत्वविद और इतिहासकार, वो पत्थर के औजार हैं, दफन कंकाल हैं, गुफाओं के चित्र, हाँ, भले ही अफ्रीका से मानी जाती हो, पर सभ्यताओं के विकास का एक बड़ा केंद्र तो एशिया रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अध्ययन की सहूलियत के लिए इतिहास को बांटा कैसे गया है। हाँ, ये वर्गीकरण कैसे होता है? मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्से हैं। प्रागैतिहासिक काल, यानी वो दौर जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखावट तो मिलती है, जैसे हड़प्पा की मोहरों पर। हाँ, वो लिपि। हाँ, पर उसे हम आज तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जब से हमें लिखित विवरण मिलने लगते हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। समझ गया। और आज हमारा ध्यान इसी प्रागैतिहासिक काल पर है, जिसे मुख्य रूप से 2 बड़े युगों में देखा जाता है। पाषाण काल यानी पत्थर का युग, स्टोन एज। हाँ, स्टोन एज। और उसके बाद ताम्रपाषाण काल, जब पत्थर के साथ तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छा, पाषाण काल खुद एक बहुत लंबा अरसा है, इसलिए उसे भी पत्थर के औजारों की तकनीक, उनकी बनावट के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय के क्यूरेटर थे CJ थॉमसन। उन्होंने इसी तरह वस्तुओं के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का वर्गीकरण किया था, जो आज भी काफी हद तक मान्य है। अच्छा। बाद में जॉन लुबॉक जैसे विद्वानों ने पत्थर के औजारों के और बारीक अंतरों को देखते हुए पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच फर्क किया। तो मतलब उस जमाने के इंसान की कहानी, हाँ, उनके बनाए औजारों में छिपी है। बिल्कुल। ये सोचना ही दिलचस्प है कि एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर का टुकड़ा हाँ, अपने अंदर कितनी जानकारी समेटे हो सकता है। हाँ, कि उसे किसने बनाया, कैसे इस्तेमाल किया और वो किस दौर का है। सही बात है। हर पत्थर कुछ कहता है। तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे पुराने यानी पुरापाषाण काल से। हाँ जी। ये दौर तो अविश्वसनीय रूप से लंबा था, लगभग 20 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर 12,000 साल ईसा पूर्व तक। हाँ, बहुत लंबा। इस विशाल कालखंड में इंसान कैसे जीता था? भारत में इसके निशान कहाँ से मिलने शुरू हुए? भारत में इस युग के औजारों की व्यवस्थित खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट। हाँ, 1863 में उन्होंने मद्रास के पास पल्लवरम नाम की जगह से कुछ प्राचीन पत्थर के औजार खोजे। ये एक अहम शुरुआत थी जिसने भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन की नींव रखी। अच्छा। इसी शुरुआती काम की वजह से बाद में सर अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे लोगों को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा गया, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र को एक व्यवस्थित डिसिप्लिन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। समझ गया। जहां तक जीवन शैली का सवाल है, इस लंबे दौर में मानव मुख्यतः एक खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक मतलब जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। जंगली जानवरों का शिकार करना। हाँ, नदियों से मछलियां पकड़ना और जंगलों से कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करना, ये एक खाना बदोश जीवन था। मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। नहीं, छोटे छोटे समूह भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जीवन सरल जरूर था, पर साथ ही बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक भी रहा होगा। बिल्कुल। और इसी चुनौतीपूर्ण जीवन में एक बड़ी खोज हुई, आग की खोज। हाँ, इसका कितना गहरा असर पड़ा होगा? आग की खोज, या यूं कहें कि आग पर नियंत्रण पाना, मानव इतिहास की शायद पहली सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। क्रांति? हाँ, सोचिए, आग ने क्या कुछ नहीं बदला होगा। हाँ। इसने जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। हाँ, ये तो है। अंधेरी गुफाओं और रातों में रोशनी दी, ठंड से बचाया, और सबसे महत्वपूर्ण, इसने भोजन को पकाकर खाना संभव बनाया। पका हुआ भोजन? हाँ, पका हुआ भोजन पचाने में आसान होता है, ज्यादा पोषण देता है।
इसने शायद मानव के शारीरिक और मानसिक विकास में भी योगदान दिया हो। आग सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, ये सामाजिक जीवन का केंद्र भी बनी होगी, जिसके चारों ओर बैठकर लोग शायद कहानियां कहते होंगे, योजनाएं बनाते होंगे। क्या हमारे पास कोई ऐसी जगह है जहां हम उस युग के जीवन की सीधी झलक देख सकें? हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका? हाँ सुना है। हाँ, रायसेन जिले में है। ये इस मामले में विश्व धरोहर हैं। यहाँ की चट्टानों पर हजारों साल पहले बनाए गए शैल चित्र मिलते हैं। रॉक पेंटिंग्स। हाँ, रॉक पेंटिंग्स, जिनमें से कुछ पुरापाषाण काल के माने जाते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य हैं, नाचते गाते इंसानों के समूह हैं, जानवर हैं। अच्छा। ये चित्र उस जमाने के लोगों के जीवन, उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति और शायद उनकी सोच और विश्वासों की एक अद्भुत खिड़की हैं। ये सिर्फ कला नहीं, ये उस अतीत के दस्तावेज हैं। वाकई कमाल है। अब पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। हाँ, लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय। ये एक तरह का संक्रमण काल था, है ना? हाँ बिल्कुल, ट्रांजिशन पीरियड। यहाँ क्या खास बदलाव देखने को मिलते हैं? एक बात जो ध्यान खींचती है वो है औजारों का आकार। कहा जाता है कि इस दौर में औजार छोटे हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। हाँ, माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण औजार इस काल की पहचान है। सूक्ष्म पाषाण? हाँ, ये महज कुछ सेंटीमीटर लंबे होते थे, लेकिन ज्यादा पैने और परिष्कृत थे। पर ये छोटे क्यों हुए? ऐसा क्यों हुआ? शायद ये बदलते पर्यावरण का नतीजा था। अच्छा, कैसे? देखिए, हिम युग का अंत हो रहा था, मौसम गर्म और नम हो रहा था, जंगलों का विस्तार हुआ और शायद बड़े जानवरों की जगह छोटे तेज रफ्तार वाले जानवर ज्यादा हो गए। अब इन छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए भाले, तीर कमान जैसे नए हथियारों की जरूरत पड़ी होगी, जिनमें छोटे पत्थर लग सके। बिल्कुल, जिनमें इन माइक्रोलिथ्स को नोक या धार के रूप में लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाया जाता था। ये तकनीकी विकास का संकेत है। इस काल के बारे में शुरुआती जानकारी C.L. कार्लाइल को 1867 में विंध्य क्षेत्र में मिली थी। अच्छा। और तकनीक के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण विकास इस दौर में दिखाई देता है। वो क्या? वो है अंत्येष्टि क्रिया, यानी अंतिम संस्कार की शुरुआत के पुख्ता सबूत। अंतिम संस्कार उस जमाने में? हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के पास सराय नहर राय और मेहदाहा जैसी जगहों पर इस काल की कब्रें मिली हैं। अच्छा। जिनमें मानव कंकालों के साथ कुछ औजार या खाने पीने की चीजें भी रखी गई हैं। ये दिखाता है कि इंसान अब सिर्फ जीने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि मृत्यु और शायद मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी कुछ धारणाएं विकसित कर रहा था। ये बढ़ते सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। ये तो सच में बड़े बदलाव हैं, औजारों में सुधार और सामाजिक रीति रिवाजों का विकास। हाँ, और ये सब हमें ले आता है नवपाषाण काल की दहलीज पर। बिल्कुल, न्योलिथिक पीरियड। हाँ, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल को अक्सर क्रांतिकारी कहा जाता है। ऐसा क्यों? इससे नवपाषाण क्रांति कहना गलत नहीं होगा। क्रांति? हाँ, क्योंकि इस दौर में हुए बदलावों ने मानव जीवन का पूरा ताना बाना ही बदल दिया। सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव था खेती की शुरुआत। खेती? एग्रीकल्चर? हाँ, एग्रीकल्चर। इंसान ने ये सीख लिया कि बीज बोकर फसल कैसे उगाई जाती है। इसके साथ ही शुरू हुआ पशुपालन। जानवरों को सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि दूध, मांस, ऊन और खेती में मदद के लिए पालतू बनाना। खेती और पशुपालन, इसका मतलब है कि अब भोजन की तलाश में लगातार भटकने की जरूरत कम हो गई। बिल्कुल, यहीं से स्थायी बस्तियों का विकास शुरू हुआ। अच्छा, लोग गांव बसाने लगे? हाँ, लोग नदियों के किनारे या उपजाऊ जमीन पर गांव बसाकर रहने लगे। खाना बदोश जीवन से हटकर एक जगह टिककर रहना, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इससे आबादी बढ़ी, सामाजिक संरचनाएं ज्यादा जटिल हुई और शायद काम का बंटवारा भी शुरू हुआ होगा। कोई खेती कर रहा है, कोई पशु पाल रहा है, कोई औजार बना रहा है। और इसी दौर में कुछ और बड़े आविष्कार हुए, जैसे पहिया और मिट्टी के बर्तन। हाँ, पहिए का आविष्कार एक और मील का पत्थर था। पहिया? हाँ, इसने न सिर्फ गाड़ी बनाकर सामान ढोना आसान किया, बल्कि कुम्हार के चाक का आधार भी बना। पॉटर्स व्हील? हाँ, पॉटर्स व्हील, जिससे ज्यादा अच्छे और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाना संभव हुआ। मिट्टी के बर्तनों यानी मृद भांडों का बनना भी अहम था। अब अनाज को स्टोर करना और खाना पकाना ज्यादा आसान हो गया। हाँ, ये तो बहुत जरूरी रहा होगा। इस युग की पहली जानकारी देने का श्रेय
ले मैसूरियर को जाता है, जिन्होंने 1860 में कुछ नवपाषाणकालीन औजार खोजे थे। तो इस नवपाषाण क्रांति के सबूत हमें भारत में कहाँ-कहाँ मिलते हैं? क्या कुछ खास जगह हैं? हाँ, बिल्कुल है। इसके सबूत पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। कुछ प्रमुख जगहों की बात करें तो सबसे पहले मेहरगढ़। मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में है ना? हाँ, अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ दुनिया में कृषि और पशुपालन के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिलते हैं, लगभग 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व? हाँ, यहाँ गेहूं और जौ की खेती के स्पष्ट प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप नवपाषाण क्रांति के शुरुआती केंद्रों में से एक था। कमाल है। और फिर कश्मीर में बुर्ज़ोहोम और गुफकराल। कश्मीर में वहां क्या मिला? ये स्थल अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं। बुर्ज़ोहोम में जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घर बनाए जाते थे, गर्त आवास। गड्ढों में घर? हाँ, और यहाँ एक और अनोखी चीज मिली है। कुछ कब्रों में इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। कुत्तों को इंसानों के साथ? हाँ, ये शायद इंसान और जानवर के बीच गहरे रिश्ते का प्राचीनतम संकेत हो। गुफकराल, जिसका मतलब है कुम्हार की गुफा, से भी खेती और पशुपालन के सबूत मिले हैं। दिलचस्प। और उत्तर भारत में? उत्तर प्रदेश में कोल्डीहुआ और लहुरा देव जैसी जगह हैं। यहाँ से क्या? इन जगहों से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लहुरा देव के साक्ष्य तो लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच के हैं, जो चावल उपजाने की शुरुआत को और भी पीछे ले जाते हैं। मतलब चावल भी बहुत पहले से उगाया जा रहा था। हाँ, ये दिखाता है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग फसलें विकसित हुईं। कहा जाता है कि मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अनाज जौ था, जबकि गेहूं और जौ प्रमुख शुरुआती फसलें थीं। अच्छा। और बिहार में भी कुछ है। हाँ, बिहार में चिरांद, ये जगह हड्डी के औजारों के लिए मशहूर है। हड्डी के औजार? हाँ, यहाँ हिरण के सींगों से बने बहुत सारे औजार और हथियार मिले हैं, जो स्थानीय संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाते हैं। और मध्य भारत या राजस्थान? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर, इन स्थानों से पशुपालन के शुरुआती पुख्ता सबूत मिलते हैं। अच्छा। जो दिखाते हैं कि जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। और दक्षिण भारत? दक्षिण भारत में भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे कर्नाटक में हल्लूर, संगनकल्लू, पिकलीहल। यहाँ राख के बड़े बड़े टीले मिले हैं। राख के टीले वो कैसे बने? माना जाता है कि ये टीले पशु बाड़ों में इकट्ठे हुए गोबर को जलाने से बने होंगे, जो बड़े पैमाने पर मवेशी पालन की ओर इशारा करते हैं। पिकलीहल से पशुपालन का साक्ष्य भी मिला है। ये तो कमाल है। मतलब पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर मानव सभ्यता धीरे धीरे आकार ले रही थी, नई चीजें सीख रही थी। बिल्कुल, एक धीमी मगर लगातार चलने वाली प्रक्रिया। और पत्थर के युग के बाद इंसान ने एक और बड़ी छलांग लगाई, धातु की खोज। हाँ, यहीं से शुरू होता है ताम्रपाषाण काल। हाँ, ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक पीरियड। ये वो दौर है जब इंसान ने पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु का इस्तेमाल करना सीखा। और वो पहली धातु कौन सी थी? वो पहली धातु थी तांबा, कॉपर। तांबा? हाँ, तांबे की खोज एक और अहम पड़ाव था। तांबे को पिघलाकर मनचाहे आकार में ढाला जा सकता था। हाँ, जिससे पत्थर की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ औजार, हथियार और बर्तन बनाना संभव हुआ। तो क्या पत्थर का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तांबा शायद शुरुआत में महंगा रहा होगा या कम उपलब्ध रहा होगा। हाँ, हो सकता है। इसलिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर जारी रहा। इसीलिए इस युग को ताम्रपाषाणिक यानी तांबा पत्थर युग कहा जाता है। अच्छा, कॉपर स्टोन एज। हाँ, इस दौर में बस्तियां ज्यादातर ग्रामीण ही रहीं, लेकिन कुछ बस्तियां बड़ी होकर धीरे धीरे कस्बों का रूप लेने लगीं। कोई महत्वपूर्ण स्थल इस काल का? हाँ, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित नवदा टोली एक बहुत महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। नवदा टोली? हाँ, इसकी खुदाई प्रसिद्ध पुरातत्वविद HD सांकलिया ने करवाई थी। ये काल एक तरह से पाषाण युग की ग्रामीण संस्कृतियों और आगे आने वाली कांस्य युगीन शहरी सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, इंडस वैली, उनके बीच एक पुल का काम करता है, एक कड़ी है ये। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, पूरा पाषाण काल के शिकारी संग्राहक जीवन से लेकर मध्य पाषाण काल के बेहतर औजारों और शुरुआती सामाजिक रिवाजों तक, फिर नव पाषाण काल की क्रांति जिसमें खेती, पशुपालन, स्थायी गांव, पहिया, बर्तन आए, और अंत में ताम्र पाषाण काल में धातु का आगमन, इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब इसका क्या मतलब निकलता है?
इसका सबसे बड़ा मतलब तो यही है कि भारत में मानव सभ्यता का विकास कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, हाँ, बल्कि ये हजारों लाखों सालों में फैली एक धीमी, क्रमिक लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी।